मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बीच बहस में आप सबका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में जब से मुफ्ती सरकार आई है तब से अलगाववादियों के हौसले न जाने क्यों बुलंद हो गए हैं। मसर्रत की रिहाई का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अब एक और अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी ने कश्मीर में ही पाकिस्तान दिवस पर न सिर्फ पाकिस्तान का झंडा फहराया बल्कि पाकिस्तान का राष्ट्रगान भी गाया। ये बवाल तब है जब दिल्ली में ही पाकिस्तानी राजदूत अब्दुल बासित के पाक डे कार्यक्रम में अलगाववादियों और केंद्रीय मंत्री के पहुंचने का शोर थमा भी नहीं है। ऐसे में बीच बहस का ये बड़ा सवाल है कि आखिर मुफ्ती आया। ये बवाल तब है जब दिल्ली में ही पाकिस्तानी राजदूत अब्दुल बासित के पाक डे कार्यक्रम में अलगाववादियों और केंद्रीय मंत्री के पहुंचने का शोर थमा भी नहीं है। ऐसे में बीच बहस का ये बड़ा सवाल है कि आखिर मुफ्ती सरकार में ही अलगाववादी नेताओं के हौसले बुलंद क्यों होते जा रहे हैं। क्यों बार बार पाकिस्तानी राग अलाप कर हिंदुस्तान के जख्मों पर नमक छिड़कने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर में अलगाववादी नेताओं का पाकिस्तानी राग नए और विवादित रंग में सामने आया है। इस बार मुल्क विरोधी राग अलापा है। दुख्ताराने मिल्लत की मुखिया आसिया अंद्राबी ने आसिया पर आरोप है कि उन्होंने पाक दिवस के दिन यानी 23 मार्च को श्रीनगर में ही पाकिस्तान का झंडा फहराया और अपने समर्थकों के साथ पाकिस्तान का राष्ट्रगान भी गाया। We hoisted the Pakistani flag and we sung the Pakistani national anthem, Pak Sarzameen Shadbad, Alhamdulillah. मुल्क से आसिया की इस गद्दारी पर जम्मू कश्मीर की पुलिस हरकत में आई और अब खबर है कि नौहट्टा थाने में आसिया के खिलाफ धारा 13 के तहत यानी गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया गया है। आसिया पर अब गिरफ्तारी की तलवार भी लटकने लगी है। एक सेपरेटिस्ट लीडर आसिया अंद्राबी ने पाकिस्तान के झंडे को फहराया था और हिंदुस्तान की सरजमीन पे पाकिस्तान के नेशनल एंथम को गाया था। यह गैरकानूनी है और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत उनको बुक भी किया गया है। देश का कानून अपना काम करेगी और जो लोग गलत कर रहे हैं किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कश्मीर के अंदर पाकिस्तानी परस्त अलगाववादी नेताओं को समझ जाना चाहिए कि वो दिन अब चले गए हैं। अब इस देश के अंदर मोदी साहब की सरकार है। हम किसी भी पाकिस्तानी एलिमेंट को जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के एजेंडे को प्रोपेगेट करने नहीं देंगे। आसिया अंद्राबी जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता आशिक हुसैन फक्तू की पत्नी है। फक्तू पिछले 20 साल से एक हत्या के मामले में जेल में बंद है। कयास लगाए जा रहे थे कि अलगाववादी नेता मसर्रत आलम की रिहाई के बाद फक्तू की रिहाई भी हो जाएगी, लेकिन ऐसा हो न सका। फिलहाल आसिया हुर्रियत की महिला विंग दुख्ताराने मिल्लत की मुखिया हैं और कश्मीर की आजादी का खतरनाक सपना बरसों से देख रही हैं। Hoisting the national flag of some other country is unacceptable under law, under the constitution of the country. अभी पाकिस्तान दिवस के मौके पर ही दिल्ली में भी बवाल छिड़ा था। पाकिस्तानी राजदूत अब्दुल बासित के कार्यक्रम में शरीक होने कश्मीर से अलगाववादी भी पहुंचे थे और केंद्र सरकार के मंत्री भी। ऐसे में जब आसिया का ताजा मामला सामने आया तो फिर सवालों के घेरे में मुफ्ती सरकार आ गई। सवाल ये कि आखिर अलगाववादियों के हौसले मुफ्ती सरकार में बुलंद क्यों होते जा रहे हैं। बार बार पाकिस्तानी सुर अलाप कर भारत के जख्मों पर नमक छिड़कने की कोशिश क्यों की जा रही है। श्रीनगर से अजय जांडियाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हिंदुस्तान का खाएंगे लेकिन पाकिस्तान का राग अलापेंगे। सवाल बड़ा ये खड़ा हो रहा है, पीडीपी बीजेपी सरकार में इस तरह के तत्व सक्रिय क्यों होते जा रहे हैं। इसी पर बीच बहस की हम शुरुआत करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन संबित पात्रा मौजूद हैं दिल्ली से। जम्मू से हमारे साथ पीडीपी के लीडर फिरदौस ताक साहब जुड़ चुके हैं और प्रेमचंद्र मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं पटना से, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन। पहला सवाल फिरदौस ताक साहब मेरा आपसे ही है। इस तरह के तत्व इतने सक्रिय होते हुए चले जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, इसके लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी बनती है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो कुछ आज आप लोग मीडिया में दिखा रहे हैं ये जम्मू कश्मीर में कोई नया नहीं है। जो ये सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स हैं जम्मू कश्मीर में, इनकी एक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है और जब हम ये बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर में प्रॉब्लम है तो यही तो प्रॉब्लम है जिसको हम एड्रेस करना चाहते हैं।
और इस वक्त फोकस पे जम्मू कश्मीर सिर्फ इसलिए है क्योंकि बीजेपी ने पहली बार यहाँ पे सरकार बनाई है और कांग्रेस को एक मौका मिला है कि वो बीजेपी के साथ पर्सनल स्कोर सेटल करे। अदरवाइज हमें नहीं लगता कि इन चीजों में नया है। जब भी ऐसा कुछ होता है, कोई इलीगल एक्टिविटी होती है, हमेशा ऐसे यहाँ पे स्टेट रही है, स्टेट एस्टेब्लिशमेंट रही है, कानून रहा है, और जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है या ऐसी एक्टिविटी होती है, हमेशा कानून अपना काम करता है। चलिए, इसका जवाब मैं ले लेती हूँ। संबित पाठक, बीजेपी इतना शोर क्यों मचा रही है? एक और आप सरकार के भीतर भी हैं, दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से बार बार इसको लेकर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। देखिए, बीजेपी का स्टैंड शुरू से ही बहुत क्लियर रहा है, बहुत स्पष्ट रहा है। हम किसी प्रकार की वैसी गतिविधि जिससे कि देशद्रोह का भाव पनपता हो, उस गतिविधि को हम बिल्कुल भी अपना नहीं सकते हैं, उस गतिविधि को हम देख भी नहीं सकते हैं। और इसी कारण हमारा लगातार ये डिमांड रहा था कि जो आसिया अंद्राबी है उन्हें बुक किया जाए, और आज अनलॉफुल एक्टिविटीज डिटेंशन एक्ट के अंतर्गत उन्हें बुक भी किया गया है, और मैं आश्वस्त हूं कि आगे चलकर इन्हें गिरफ्तार भी की जाएगी और उनको सजा-याफ्ता भी होगा। सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि आप देखिए, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया है पीडीपी और बीजेपी के बीच, वहां जम्मू कश्मीर की जनता को एक डेवलपमेंट के एजेंडे के अंतर्गत आगे लेने की बात की गई है। जो सेपरेटिस्ट हैं उनके साथ वार्तालाप हो और उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाए, ये महत्वपूर्ण है, और भारतीय जनता पार्टी ने एक कटिबद्धता दिखाई है। सज्जाद लोन भी कभी मेन स्ट्रीम से दूर थे, कभी सेपरेटिस्ट थे, मगर जब उन्होंने हिंदुस्तान के लोकतंत्र को एक्सेप्ट किया, अपनाया, तो हमने भी उन्हें अपनाया और हमने उन्हें मंत्री भी बनाया। लेकिन जो लोग पाकिस्तान का झंडा फहरा रहे हैं, खड़े होंगे जो लोग पाकिस्तान का राष्ट्रगान गा रहे हैं, पाकिस्तान का झंडा फहरा रहे हैं या पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, बिल्कुल उनको सबक सिखाई जाएगी और उनके साथ वैसे बर्ताव किया जाएगा जिससे वो समझ सके कि नहीं, उन्हें हिंदुस्तान की थाली में खाकर हिंदुस्तान की थाली में छेद करने की आदत को तोड़ना पड़ेगा। लेकिन हो तो वही रहा है, और यही सवाल लेकर प्रेमचंद्र मिश्रा जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। लेकिन केंद्रीय मंत्री, दिल्ली में पाकिस्तान दिवस मनाया जाएगा, अलगाववादियों को उसमें आमंत्रित किया जाएगा, तो हमारे केंद्रीय मंत्री बाकायदा जाकर उनकी वहां पर मेहमान की तरह शिरकत करेंगे। हालांकि बाद में जो कुछ भी हुआ उस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन सवाल बड़ा ये है कि बीजेपी कहती कुछ और है लेकिन उसके एक्शन में कुछ और दिखाई दे रहा है। जब से वैली में जम्मू कश्मीर में मुफ्ती और मोदी जी की सरकार का गठन हुआ है, ऐसा वातावरण बना है कि जो अलगाववादी हैं या जो उससे विचार रखने वाले हैं, ताल्लुकात रखने वाले हैं, या अतिवादी लोग हैं जो भारतीय संविधान और भारत के कानून को नहीं मानते हैं, उन लोगों का मनोबल बढ़ा है। अब उस मनोबल को रोकने के लिए क्या तरकीब निकाली जा सकती है प्रशासनिक स्तर पे, या कानून और अपने संविधान की हम रक्षा कैसे करें जम्मू कश्मीर में, यह काम केंद्र सरकार और वहां की सरकार के ऊपर यह इसका दायित्व और जिम्मेदारी निर्भर करता है। मतलब आपका मानना यही है कि मुफ्ती और मोदी सरकार में वहां पर जहां भी होते हैं जो अलगाववादी तत्व हैं उनका मनोबल बढ़ा है। सीधे सीधे क्या कांग्रेस पार्टी इस बात को उठाएगी पुरजोर तरीके से? चित्रा, मैं फिरदौस साहब से एक सवाल पूछना चाहूंगा। निश्चित तौर पे जिस दिन मुफ्ती साहब ने ओथ लिया था, उसी दिन से उनके जो बयान आए, उन्होंने उस चुनाव के लिए पाकिस्तान को क्रेडिट दिया, वहां के आतंकवादी संगठनों को क्रेडिट दिया, भारत के चुनाव आयोग या भारत की जनता, कश्मीर की जनता को क्रेडिट नहीं दिया। यह अपने आप में एक साबित करता है कि जो मनोबल था, जो मैसेज था, वो फर्स्ट डे से चला गया और वो मोदी साहब के श्रीनगर में रहते हुए गया। बिल्कुल, जो जिस सरकार के शामिल है बीजेपी, जिसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर से कई मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की राग अलापती रहती है और वहां पर उनकी सरकार ऐसे ऐसे कदम उठा रही है जिससे भारत का सर झुकता है। संबित, इस बात में सच्चाई भी है। लौटियों प्रेमचंद जी आपके पास, जो आपके स्टेप जब आपके मुख्यमंत्री ही पहले ही ये मैसेज दे देंगे और उसके बाद अगर बीजेपी को पहली बार वहां सरकार में शामिल होने का मौका मिला है, तो बीजेपी को चाहिए कि पहले से ही ऐसे अलगाववादी तत्वों पर लगाम लगाएं। पहले से ही वो कहती हुई फिर रही थी कि हम पाकिस्तान दिवस मनाएंगे, हम झंडा लहराएंगे, लेकिन हुआ क्या? जब सब कुछ हो गया, जब सारी चीजें अपनी सीमाओं को पार करके बाहर आ गई, उसके बाद अब कार्रवाई की बात कही जा रही है। इससे तो सवाल उठेंगे ही बीजेपी के ऊपर। देखिए, मैंने हमेशा कहा है और आरंभ में ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बड़ा स्पष्ट है और हमेशा से ही कंफ्यूजन के बिना रहा है। जो अलगाववादी ताकतें हैं, आप देखिए, पहले तो जम्मू कश्मीर का पूरा ये मसला नेहरू जी के समय आरंभ हुआ और किस प्रकार से मैं याद दिलाऊं, कांग्रेस के समय यासीन मलिक जाके हाफिज सईद के साथ डायश शेयर करके पाकिस्तान में इंडिया के खिलाफ बोल के आते हैं और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है।
ये सब कुछ हमने देखा था। मगर मैं आश्वासित करता हूं, अब ये मोदी जी की सरकार है, ये सब चलने वाला नहीं है। आसिया अंद्राबी को जिस प्रकार से बुक किया गया है, लेकिन और उन तमाम ताकतों को जब से सत्ता में आई है जम्मू कश्मीर की सरकार, ये सारी चीजें चल तो रही हैं संबित। देखिए, मैंने कहा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को ही रेस्पेक्ट करने की आवश्यकता है। उससे बाहर जाके कोई भी काम होता है तो भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ आवाज उठाएगी और ये देखेगी कि उस पे काम हो। अलगाववादियों के साथ बातचीत करने में बुराई नहीं है, मगर हम बात करेंगे, ना कि अलगाववादी जाके पाकिस्तान के साथ बात करेंगे। ये पहले से आप देखिए, जब कांग्रेस की सत्ता रही थी उस समय 20 वर्षों से ये प्रोसेस चला आ रहा था। अगर बीजेपी और पीडीपी को ये मौका मिला है तो जवाबदेही और जिम्मेदारी सीधे सीधे आपकी बनती है। अगर कोई भी देशद्रोही तत्व वहां पर सक्रिय होता है और फिरदौस साहब, अगर ये चीजें वहां पर इतनी तेजी से हो रही हैं तो उसके पीछे कांग्रेस पार्टी भी मान रही है और एक मैसेज भी गया है कि दरअसल मुफ्ती साहब ने ही तो सबसे पहले शुक्रिया अदा कर दिया था, एक तरफ पाकिस्तान का, दूसरी तरफ अलगाववादियों का, कि आपने शांति से चुनाव करवाया, आपका धन्यवाद। तो ये चीजें तो होंगी ही वहां पर। चित्रा, थोड़ा सा समय चाहूंगा क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव इश्यू है। मैं प्रेमचंद्र मिश्रा जी बोल रहे हैं यहाँ पर कि जब से मुफ्ती और मोदी की सरकार जम्मू कश्मीर में बनी है ये सब चीजें हो रही है। मैं मिश्रा साहब को याद दिलाना चाहूंगा, 2002 में हमने इनके साथ हुकूमत बनाई थी और आज तो कुछ भी नहीं है। उस वक्त 2002 में जो सिचुएशन थी वो इससे बहुत ज्यादा ग्रिम, बहुत ज्यादा ग्रेव थी। उस वक्त सारे अलगाववादी लीडर जो है वो जेलों में बंद थे, लेकिन जब इनके साथ सरकार बनी तो शायद 3 महीने या 4 महीने के अंदर अंदर जो है सारे अलगाववादी लीडर जो है छोड़ दिए गए। इन्हीं की सरकार के, जब हम इनके साथ सरकार में थे, जम्मू कश्मीर में स्पेशल टास्क फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस का एक विंग था जो कि बिल्कुल बदनाम था कि वो कत्ल गारत और वो लोगों पर जुल्म कर रहे थे। इनकी सरकार में रहकर हमने वो स्पेशल टास्क फोर्स खत्म किया। पूरी देश में उस वक्त पोटा का कानून नाफिज था, जम्मू कश्मीर में हमने पोटा का कानून हटाया। ये सब इनिशिएटिव्स हमने इनके साथ रहकर 2002 में किए। तो क्या और उसके बाद 2005 तक चित्रा आप मुझे बात कंप्लीट करने नहीं देंगे तो जो मैं मैसेज देना, जो मैं कहना चाहता हूँ वो मैं कह नहीं पाऊंगा। नहीं, आप अपनी बात पूरी करें, लेकिन सवाल ये भी है कि जो कुछ भी आपने कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर 2002 में किया है, क्या वो सारी चीजें फिरदौस साहब बीजेपी के साथ भी मिलकर आप लोग करेंगे? मैं बस ये जानना चाहती हूँ। चित्रा मुझे कहने का मौका तो दे, मैं उसी बात पे लास्ट पे आऊंगा। 2005 तक हम सरकार में यहाँ पे लीड करते रहे और 2005 में कांग्रेस को लगा कि हालात ठीक हो गए, बॉर्डर पे शांति हो गई, पाकिस्तान के साथ रिश्ते भी ठीक हो गए, अलगाववादी भी कहीं ना कहीं हद तक जो है वो अब ज्यादा उनकी एक्टिविटीज नहीं रही, लोगों में भी और पीस और रिकंसिलिएशन की एक सद्भावना जागी है, तो उन्होंने यहाँ पर 3 साल के बाद जो है गवर्नमेंट टेक ओवर की। उसके बाद जब सब कुछ इनको लगा कि प्लेटर पर है, आप इनको खुद पूछिए कि इनकी गवर्नमेंट में जम्मू कश्मीर में क्या हुआ जब ये लीड कर रहे थे। जी, बात वही है कि हमने इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना है। ये एक इशू है कि सेपरेटिस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी जम्मू कश्मीर में एक है, लोग कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसा ओपिनियन रखते हैं। अब इनको एड्रेस करने के लिए, इस मसले को एड्रेस करने के लिए 2 ऑप्शन है, आइदर वी हैव टू गो हार्ड वे और वी हैव टू गो इन अ डिप्लोमेटिक वे। जब हम डिप्लोमेटिक वे की बात करते हैं, वी बिलीव दैट वायलेंस इज एन आउटकम ऑफ ए पॉलिसी वेयर यू चोक द वॉइसेस। आपने कांग्रेस आज चिल्ला रही है, आप इनसे पूछिए, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब तो सबसे बड़े सेपरेटिस्ट लीडर जम्मू कश्मीर के थे, उन्होंने तो इंडिया गो बैक का नारा तो उन्होंने लगाया था। फिर इन्होंने ही, इंदिरा गांधी जी ने उनके साथ अकॉर्ड करके उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस में मर्ज किया। और उसके बाद उनको जम्मू कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर बनाया। यू हैव टू अंडरस्टैंड। फिरदौस साहब ने जो आरोप लगाए हैं, मैं उसका जवाब चाहूंगी आपसे, और साथ ही सवाल ये भी है, बिल्कुल सर, what PDP is intending to do is that इनको जरा सब शांत करिए। रिलेशनशिप जी, अब सुन लेते हैं। चित्रा, मैं सिर्फ 1 सेकंड लूंगा, मैं सिर्फ 10 सेकंड लूंगा आपके। पीडीपी के लिए सिर्फ ये है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग द हार्ड वे, जो हम पिछले 20 सालों में 25 सालों में करते आ रहे हैं, हम इस बार ये करना चाहते हैं कि हम एक जो वाजपेयी जी का इनिशिएटिव था, इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत के दायरे में, उसमें करना कुछ नहीं है। We have not to fall in the trap of the enemy.
और कुछ नहीं करना है। हम ये कहते हैं कि आप वायलेंस छोड़ दीजिए, आप नेगोशिएशन टेबल पे आइए। डेमोक्रेसी में और डेमोक्रेटिक इतनी सारी बातें अगर आपको पता भी थी, और साथ ही इसके मैं ये भी जोड़ दूं, पहले से ही वो चीख कर इस बात को कह रही थी कि हम पाकिस्तान दिवस मनाएंगे, झंडा फहराएंगे। वहां की पुलिस, वहां का प्रशासन क्या सो रहा था? वहां की सरकार के ऊपर पहले से ही इसका असर क्यों नहीं देखा गया? इसका जवाब प्रेमचंद मिश्रा जी आपसे मैं चाहूंगी। लौटती हूं मैं आपके पास। देखिए, आप फिर वही बात कह रहे हैं। देखिए, सवाल है, आज जो कुछ भी पीडीपी के हमारे साथी यहां बोल रहे हैं, उन्हें इस चीज को एडमिट करना चाहिए कि पिछले 10-12 वर्षों में वैली में, जम्मू कश्मीर में जो पीस का माहौल बना था, उस माहौल को आज फिर से खराब करने की कोशिश क्यों की जा रही है, खासकर सरकार में बैठे लोगों की नीतियों के चलते। जी। हीलिंग टच के नाम पर 2002 जो ये याद करा रहे हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता के नाम पर कुछ लोग जो इनोसेंट थे, जिनकी कोई अलगाववादी एक्टिविटी नहीं थी, वो अगर जेलों में बंद कर लिए गए थे, उनको छोड़ने के लिए एक नीति बनती है तो समझ में बात आती थी, इसलिए हम लोगों ने उसको सपोर्ट किया था। लेकिन किसी देश विरोधी, भारत विरोधी, भारत के संविधान विरोधी लोगों को, आतंकवादियों को छोड़ने की बात कभी कांग्रेस ने नहीं की थी। यह काम मुफ्ती साहब का इतिहास रहा है, चाहे 89 में, चाहे 89, देखिए अभी तो शांत करिए, भारत विरोधी, भारत के संविधान विरोधी लोगों को, आतंकवादियों को छोड़ने की बात कभी कांग्रेस ने नहीं की थी। यह काम मुफ्ती साहब का इतिहास रहा है, चाहे 89 में, चाहे 89, देखिए अभी तो शांत करिए, इसलिए इनकी बातों को मैंने सुना है, शांत हो जाइए आप। 89 में इनकी बेटी के रिहाई के बदले से जो आप स्टार्ट किया, उस समय भी उस सरकार को बीजेपी का समर्थन था दिल्ली में। 98 में कंधार में बीजेपी ने फिर उसी चीज को दोहराया, इनके मंत्रियों ने आतंकवादियों को जाके छोड़ा। आज वही हो रहा है। कल 2-4 दिनों से देखिए किस तरह से टेरर अटैक हो रहे हैं जम्मू के रीजन में। तो क्या टेरर एंड टॉक एक साथ नहीं होगा? यह भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें सिखाते थे जब हम सरकार में थे। आज क्या वजह है? आप उन्हीं लोगों से बात करना चाहते हैं जो टेरर फैला रहे हैं, जो भारत के संविधान को नहीं मान रहे हैं, धज्जियां उड़ा रहे हैं, और चीफ मिनिस्टर और सरकार में शामिल लोग उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। यह नीति नहीं चलेगी। एक बार संबित पात्रा से मैं जवाब ले लेती हूँ। संबित, सवाल तो खड़े होंगे ना, एक तरफ जहाँ सीमा पार से लगातार फायरिंग जारी है, खराब करना, फिरदौस आप समझ गई जी। प्रेमचंद मिश्रा जी, एक जवाब ले लेती हूँ संबित पात्रा से। कॉन्फ्रेंस करवाई जी। संबित पात्रा, सवाल सरकार पर इस वजह से भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि एक तरफ सीमा पार से लगातार हमले जारी हैं, दूसरी तरफ आप केंद्रीय मंत्री को भेज देंगे अगर पाकिस्तान दिवस समारोह में शिरकत करने के लिए, तो बीजेपी की मंशा वास्तव में है क्या, वो क्लियर नहीं हो पाएगी। और इसी वजह से अगर बीजेपी अगर आज सवालों के घेरे में है तो वो कहीं ना कहीं जायज दिखाई दे रहा है। देखिए चित्रा में बीजेपी की मंशा क्या है मैं समझा देता हूं। आप देखिए क्रॉस बॉर्डर फायरिंग जो हुआ है, जब से मोदी जी ने शपथ लिया है, जो फायरिंग हुआ उसके बाबत जो डीजी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पहली बार मीडिया से रूबरू होते हुए कहा, उस पर गौर देना चाहिए हमें। उन्होंने कहा इंडिया हैज रिटेलिएटेड एज नेवर बिफोर। पहले कभी भी इंडिया ने ऐसा रिटेलिएट नहीं किया था जितना कि मोदी जी की सरकार में हिंदुस्तान की बीएसएफ ने, हिंदुस्तान की आर्मी ने रिटेलिएट किया था। आपको ध्यान होगा कि पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर पे जहां की हमारी बीएसएफ रहती है, आर्मी नहीं रहती है, उनकी भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रहती है, आर्मी नहीं रहती है। संबित, लेकिन इस सवाल का जवाब तो आपको देना होगा ना। पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर कभी एकदम तीखे बार चलते हैं बीजेपी की ओर से, कभी उसके बाद फोन चला जाता है बधाई का, उसके बाद पाकिस्तान दिवस बनता है तो यहाँ पर पीछे हटना पड़ा और पाकिस्तान की आर्मी को आगे आना पड़ा। संबित, जरा पहली बार हुआ। सरकार की मजबूरी ऐसी क्या थी कि आपको भेजना पड़ा है अपने केंद्रीय मंत्री को पाकिस्तान दिवस के कार्यक्रम में? जरा इसका जवाब हम चाहेंगे। इसके पीछे वजह क्या थी? कौन सी ऐसी दिक्कत, मजबूरी का सामना सरकार को करना पड़ा था जिसके बाद ये नौबत तक आ गई? और वहां पर अलगाववादी नेता चित्रा जी आप भी जानती हैं कि 20 वर्षों से ये पाकिस्तान डे सेलिब्रेशन यहाँ पे एम्बेसी में मनाया जाता है। इससे पहले कांग्रेस के तमाम नेता जब ये यूपीए में थे जाते थे, ये प्रोटोकॉल का विषय। इसको ना ये सुनिए चित्रा जी, ये डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज है। जैसे इंडिया के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में विश्व में जहां जहां हमारी एम्बेसी है वहां की सरकार के कोई न कोई मंत्री या रिप्रेजेंटेटिव को आना अनिवार्य है। ठीक उसी प्रकार जिन राज्यों का, जिन देशों का हमारे देश में एम्बेसी है, उनके विश्व दिवस के सेलिब्रेशन पे हमारे तरफ से नुमाइंदे जाना अनिवार्य है। जब अगर नहीं जाएंगे तो अलगाववादियों से बात की जाती है तो आप संबंध खत्म होने की दुहाई देते हैं, और जब अलगाववादियों के साथ मंच पर फोटो खिंचाने की बात होती है तो संबित वहां पर प्रोटोकॉल और तमाम तरह की दलीलें रख दी जाती हैं। ये बात क्या देश की जनता की समझ में आएगी? हमने बहुत
बिल्कुल हमने बड़ा स्पष्ट किया है कि अलगाववादियों से बातचीत करके इंडिया पाकिस्तान के बातचीत की रोड मैप को नहीं बनाया जा सकता। कोई थर्ड स्टेक होल्डर नहीं है। आपको ध्यान होगा, पहले जब भी पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष आते थे वो पहले अलगाववादियों से मिलते थे, बाद में राष्ट्रपति से मिलते थे। पहली बार मोदी जी के राज में ऐसे हुआ कि नवाज शरीफ हिंदुस्तान तो आए मगर एक भी अलगाववादी से बिना मिले हुए चले गए। मैसेज बिल्कुल क्लियर है। इसलिए डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज को फॉरेन पॉलिसी के साथ जोड़ के बिल्कुल मत देखिए। हम वो सरकार है जो पाकिस्तान को घुटने के बल लाके खड़े करने की क्षमता रखते हैं। देश तो यही सोच रहा है और समझ भी रहा है कि बीजेपी कहती कुछ और है, करती क्यों नहीं है। प्रेमचंद मिश्रा जी, आप कुछ कह रहे थे, फिर मैं बिरदौस साहब के पास जाऊंगी जल्दी से। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जो ये दावा कर रहे हैं, चुनाव के अभियान से लेकर आज तक वही दावा चल रहा है, भाषण दे रहे हैं कि हम पाकिस्तान को घुटने टिका देंगे। जितने बड़े पैमाने पर सीज फायर का उल्लंघन पिछले 10 महीने में हुआ है और जितनी बड़ी संख्या में हमारे सिविलियन और हमारे सेना के जवान, सुरक्षा प्रहरी मारे गए हैं, उसके बावजूद इस तरह के भाषणबाजी आज भी बीजेपी के लोग किए जा रहे हैं। ये भाषण और शासन दोनों अलग चीजें होती हैं। इनको बताना पड़ेगा देश में आज क्या वजह है कि इनकी आरएसएस ने इनको अब सीख दिया है कि तुम अनपॉपुलर हो रहे हो। आरएसएस ने इनकी कार्यशैली पर सवाल उठाया है। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आज बैकफुट पर अपने कारणों से गया है। उसके पास देश चलाने की क्षमता नहीं है, यह एक्सपोज हो गई है। उसके पास कोई सोच नहीं है कि हम कश्मीर को कैसे टैकल करें, हम बॉर्डर को सुरक्षा को कैसे टैकल करें। ये तमाम खामियां नजर आ गई हैं। मैं आती हूँ आपके पास, लेकिन फिर मैं समझता हूं भाषणबाजी के बजाय वो बॉर्डर पर सुरक्षा और कश्मीर में शांति बहाल को लेकर। प्रेमचंद जी, मैं आपको याद दिलाऊं कि आज जम्मू कश्मीर की जो दिशा है वो नेहरू जी के कारण ही है। ना होते नेहरू, ना होता जम्मू कश्मीर का प्रॉब्लम। और नेहरू जी का बस चलता तो पूरे हिंदुस्तान में 5 पाकिस्तान और होता। इस प्रकार के नेहरू जी थे। अगर पटेल नहीं होते तो हिंदुस्तान में और 5 पाकिस्तान बना के जाती कांग्रेस। आपकी मंशा तो था कि पूरे हिंदुस्तान को इस प्रकार से कन्वर्ट कर देना है। ये शुक्र है कि हम जैसे लोग हैं, थे और रहेंगे कि हिंदुस्तान बचा हुआ है। डॉक्टर संबित पात्रा, आप सीधे सीधे पंडित नेहरू को की चिंता हम करेंगे। आप भी उनकी एक तस्वीर अपने कार्यालय में टांगिए। आप भी उनकी एक तस्वीर अपने कार्यालय में जरूर रखिए। हमें अच्छा लग रहा है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी से आपको भी प्यार हो रहा है, वरना नेहरू के पार्टी के लोगों को श्यामा प्रसाद मुखर्जी से प्यार, ऐसा तो हमें भी बड़ा आश्चर्य लग रहा है। चलिए, वक्त की कमी है, इस वजह से आप तमाम लोगों को रोकना पड़ रहा है, लेकिन अच्छा यही होता कम से कम देश के मुद्दे पर हम इस तरह की किसी भी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करते जो कुछ भी कश्मीर में इस वक्त चल रहा है। और बीजेपी पीडीपी गठबंधन की सरकार को सोचना होगा कि देशद्रोही ताकतें अगर वहां पर जन्म ले रही हैं तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है और जवाबदेही किसकी बनती है।